नमस्कार दोस्तों, रोलिंग व्हील्स टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं, जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं, वो है टाटा की नेक्सन। गाड़ी के ओनर हमारे साथ हैं और आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे इस गाड़ी के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये गाड़ी आपने क्यों कंसीडर करी, मतलब कि पर्पज़ क्या था ये गाड़ी लेने का, और इसके अलावा आपने क्या क्या गाड़ियाँ देखी थी। ये अगस्त 2018 का मॉडल है और जब मैंने ये लिया था सिर्फ एक ही कंसल्ट किया था कि उस टाइम पे 5 स्टार रेटिंग की एक ही गाड़ी थी। अच्छा, मतलब सेफ्टी कंसिडर करी थी। चलिए, ये तो हो गया एक प्रोस्पेक्ट की भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड से आपने ये कंसिडर करी। उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो एक मेन जो कॉम्पिटिटर था वो था रेनो का डस्टर प्रोडक्ट, और दूसरा मारुति की ब्रेजा और इको स्पोर्ट। उन तीनों गाड़ियों के ऊपर इसमें आपको क्या एडवांटेज लगी थी? देखो, इको स्पोर्ट इस वाली गाड़ी से कम 1.5-2 लाख रुपए अपर मॉडल है। हाँ, ठीक है ना, ठीक बात है। उस टाइम महंगी है। उस टाइम पे ब्रेजा पेट्रोल में अवेलेबल नहीं थी। हाँ, ठीक है। और रेनो की जो आपने बात की है, रेनो की सर्विस इससे भी खतरनाक है। हाँ, आफ्टर सेल सर्विस के मामले में वो ज़्यादा पीछे। चलो, एक चीज़ शायद मैंने मेंशन नहीं की थी, मेंशन कर दिया ओनर ने कि ये गाड़ी पेट्रोल में ली है इन्होंने। चलिए, पेट्रोल की जब बात कर रहे हैं तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि माइलेज की अगर बात करूँ तो मैं इसमें कितनी माइलेज ये निकाल देती है हाईवे पे, सिटी में, दोनों केसेस में? हाईवे पे मैंने देखा है इसकी माइलेज मैक्सिमम 12.5-13 है स्पोर्ट्स मोड में। स्पोर्ट्स मोड में इको मोड में ज़्यादा से ज़्यादा 14 ज़्यादा से ज़्यादा जाती है। अच्छा। ठीक है। और हाल फिलहाल में अब मैं बताता हूँ, सुबह मैंने चेक की है तो इसकी जो एवरेज है वो 11.5 है। 11.5 जो MID शो कर रहा है, जो मीटर शो कर रहा है। आपने वैसे नोटिस किया है कि MID से ही हमेशा कंसीडर करके चलते हो कि कितनी माइलेज दे रही है, या पर्सनली कभी नोटिस किया हो कि मैंने इतना फ्यूल डलवाया था, इतनी माइलेज निकाली है? नहीं, अप्रोक्सीमेट MID को ही कंसीडर करके चलता हूँ। अच्छा, तो ठीक है। चलो, अब चलो, ये बात हो रही थी मोड का, जो बात उठी, चलो मोड की बात करते हैं। इस गाड़ी में 3 मोड आते हैं, तो अगर मैं मोड वाइज बात करूँ तो परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस आ जाता है इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड में? देखो, मैं मान के चलता था कि ना स्पोर्ट्स मोड है ना, हिल स्टेशन और है ना इस तरह पे मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। स्पोर्ट्स मोड का परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब हो जाता है हिल एरिया। ठीक है ना, तो इकोनॉमिकल मोड में ही मैं ज़्यादा चलाता हूँ इसको, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस है, रोड कंडीशंस है, उसमें इको मोड ही सपोर्ट कर पाता है। ठीक है ना। बाकी इको मोड में ना ये गाड़ी अगर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग सकती है। 120। अगर सिटी की बात करें तो 145 मैक्सिमम से मैक्सिमम जाती है। अगर स्पोर्ट्स की मोड की बात करें तो मैक्सिमम मैंने 190 तक चलाया इसको। 190 तक इन्होंने इस गाड़ी को चलाया हुआ है स्पोर्ट्स मोड में, यानी कि परफॉर्मेंस में तो नो डाउट, कोई डाउट है ही नहीं इस गाड़ी में। अब बात करें स्पोर्ट्स मोड में, भाई साहब जो बता रहे हैं कि हिली एरिया में या फिर जहाँ स्टीप होती है वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाती, उसका मैं आपको चीज़ जो है वो क्लियर कर देता हूँ। वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाती, स्पोर्ट्स मोड में पावर तो गाड़ी की बढ़ जाती है लेकिन टॉर्क उतना नहीं बढ़ता। तो यानी कि जब हिली एरिया पे हम जा रहे हैं तो गाड़ी जब भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी जब उसे टॉर्क की अवेलेबिलिटी लो RPM पे अवेलेबल होगी। चलिए, अब आते हैं सेकंड पार्ट की बात करें कि टाटा में जो सबसे बड़ी कमी जो आज के टाइम में बताई जाती है वो है आफ्टर सेल सर्विस। भाई साहब, किस फाइल से ही समझ गया था मैं कि ये समझ गए हैं मेरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। अब सर्विस के बारे में बताइए थोड़ा कि सर्विस एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा इस प्रोडक्ट को लेकर? सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही वाही आती है। मतलब बहुत ही वाही आता है, मतलब किस सेंस में? आप समझ में भी आ गया कि टाटा की ये गाड़ी 15,000 किलोमीटर की सर्विस इसलिए दी गई है क्योंकि सर्विस स्टेशन और गाड़ी का ओनर कम से कम मिले और कम से कम झगड़े आपस में। अच्छा, मतलब कि नौबत, कहने का मतलब ये कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि सर्विस सेंटर पे आपकी लड़ाई तक हो जाती है। ऐसा मतलब कि क्यों कहा आपने कि ऐसा लड़ाई तक की नौबत आ जाती है सर्विस सेंटर? एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि इसके स्पेयर पार्ट महंगे हैं, तो मेरी मैं सर्विस करवाने गया था। मैंने स्पेयर डिपार्टमेंट में बात की कि थोड़ा, मैंने ये बोला कि थोड़ा स्पेयर पार्ट महंगे है इसके। तो उनका जवाब ये था कि ये तो गाड़ी लेने से पहले देखना चाहिए था आपको। मतलब कितना सही में वाहियात ही जवाब बोलेंगे आप इसे कि गाड़ी लेने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसा क्या प्रोडक्ट आप, मतलब क्या चीज़ खरीदने गए थे? इसका व्हील कैप निकल गया था
चलती हुई गाड़ी से, तो मैंने पता किया तो उन्होंने बोला 1500 रुपये का है एक व्हील कैप। चारों? एक व्हील कैप, एक व्हील कैप की कॉस्ट 1500 रुपये बताई गई है। मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा है। लोग 4-5 हज़ार रुपये में तो अलॉय डलवा लेते हैं गाड़ियों में, और यहाँ 1500 में एक सिर्फ व्हील कैप मिल रहा है। तो फिर मैंने बोला था कि थोड़ा सा रीचेक करके बताओ कि इतने कॉस्ट को नहीं होनी चाहिए, पर रीचेक कर लो। तो तब उन्होंने बोला था कि ये तो आपको लेने से पहले देखना चाहिए था कि गाड़ी कौन सी ले रहे हो, कहाँ की ले रहे हो। ओह, अब चलो बात करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ये बात किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है कि सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से टाटा की गाड़ियों का आज के टाइम में मुकाबला नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, सिर्फ सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी से रिलेट नहीं कर रहा हूं मैं, या उसके अलावा स्टैंडर्ड फीचर आपको इतने अच्छे मिल जाते हैं कि जैसे कि ABS वगैरह एज स्टैंडर्ड मिलता है आपको। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप स्टैंडर्ड इसमें आपको मिल जाती हैं सेफ्टी से रिगार्डिंग? देखो आज है ना 2 एयर बैग तो सभी गाड़ियों में मैंडेट है और वो सभी में आती है। सेफ्टी, गाड़ी की सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी में इसमें कोई भी है ना डाउट है नहीं, और ना ही कोई सवाल किया मैं जा एक सकता चीज़ है। और यहाँ बताना चाहूँगा, गाड़ी में अब जो आ रहे हैं एंटी रोल जैसे फीचर भी आ गए हैं कि जो आपकी गाड़ी को टर्न ले रहे हो हाई स्पीड पे तो बैलेंस गाड़ी का प्रॉपर बना रहे। ये ऐसे सेफ्टी फीचर गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। देखिए ये गाड़ी का बेस मॉडल है, XC मॉडल है। अब मैं बात करूँ कि फीचर्स तो एस्थेटिक फीचर और वैसे फीचर तो ज़्यादा गाड़ी में शायद नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ कि स्पेस, गाड़ी में आपको स्पेस कैसा मिलता है? प्रॉपर है, पूरा है, जितना भी सफिशिएंट इस मिनी SUV में जितना होना चाहिए उतना है। अच्छा, कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से कहीं मार नहीं खाती? हाँ, नहीं। अच्छा, अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूँ तो वो भी सफिशिएंट है, बूट स्पेस में भी कोई कमी नहीं लगती। 3 बंदे पीछे सीटिंग आराम से 3 बंदों की 3 बंदे इन द सेंस कि मतलब 3 अडल्ट कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। चलिए लेग रूम और बात करें उस चीज़ की, किसी चीज़ की कमी, सीटिंग कंफर्ट कैसा है गाड़ी का? बढ़िया है सीटिंग कंफर्ट के मामले में। एक्चुअली अगर देखा जाए डिज़ाइन और जो R&D और जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई भी डाउट है नहीं है, ना कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट आया। अच्छा, ठीक है ना। और जो रिसर्च जो R&D ने काम कर रखा है ना उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रखा है, वो अच्छा, सारा फुलफिल मतलब करते हैं। स्टैंडर्ड फॉलो जो SOP है वो अच्छे तरीके से फॉलो की गई है। अब मैं बात करूं कि गाड़ी की सर्विस कॉस्ट की, सर्विस जो जैसी करते हैं मतलब कि जैसे डील करते हैं वो एक अलग मैटर हो गया। सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कितनी क्या? देखो इसकी पहली सर्विस थी 15,000 रुपये, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट मान लो अगर कुछ भी वारंटी या कुछ एडिशनल नहीं है तो आप 8 से 9 हज़ार रुपये में निमट जाओगे। 8 से 9 हज़ार रुपये पर सर्विस लगते हैं। हाँ, तो गाड़ी के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ज़्यादा है। और एक चीज़ और यहाँ मैं मेंशन करूँगा, पहले भी ये बात आई थी कि 15,000 किलोमीटर पे आपकी सर्विस हो रही है, तो यानी कि 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आप गाड़ी के ऊपर कितने रुपए लगा रहे हो एक स्टैंडर्ड सर्विस में? 9 से 10 हज़ार रुपये। तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये कि 15,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है। अब मैं बात करूँ कि आपने इस गाड़ी को चलाया होगा, ड्राइविंग की बात करूँ तो ड्राइविंग में गाड़ी कैसी है? देखो ड्राइविंग में इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है, चाहे सिटी हो चाहे हाईवे हो। हाईवे पे और ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, मतलब ना ग्रिप रहती है, मतलब महसूस होता है कि ग्रिप के साथ गाड़ी मतलब कंट्रोल में चल रही है, मतलब स्टेबल है और स्टेबल चिपक है, के चलती है, चिपक के चल रही है। इसको आप 150-170 की स्पीड में भी आपको है ना कॉन्फिडेंस में रहोगे कि स्टेबल गाड़ी है, स्टेबल गाड़ी है, हायर में मेरे अंडर मतलब कि कंट्रोल में, हायर स्पीड पे भी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे भी अंडर कंट्रोल control रहती है। में। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा इतनी स्पीड पे किसी भी गाड़ी को चलाना नहीं चाहिए। चलो उसके बाद मैं बात करूँ गाड़ी का जो सस्पेंशन वगैरह है उसकी सब परफॉर्मेंस। बेहतरीन है, लेकिन एक समस्या जो सबसे ज़्यादा मेन समस्या अब ये नहीं पता कि वो खाली मेरी समस्या है या ओवरऑल इस नेक्सन के ब्रांड की समस्या है। अगर इसमें आपके विंडशील्ड पे, फ्रंट शील्ड पे फॉग जम गई है और वो आप किसी हिल स्टेशन पे चला रहे हो थोड़ा सा, या फिर आप रूरल एरिया में चला रहे हो, खेतों के बीच चला रहे हो, तो ना तो वो AC हटा पाते उसको, ना वो हीटर हटा पाता। अच्छा, मतलब कि अगर विंडशील्ड पे फॉग इकट्ठी हो जाती है तो AC का ब्लोवर उसे क्लियर नहीं कर ना पाता? AC मैं दोनों ही मल्टीपल टाइम्स मैंने यूज़ कर लिया, मैंने ब्लोअर भी यूज़ किया है, मैंने AC का वेंट भी यूज़ किया है, हार फिर के मुझे हाथ से साफ करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं ये क्वेश्चन, आपने ये चीज़ अपनी जो प्रॉब्लम है ये सर्विस
सेंटर पे उस put टाइम up पे की थी? तो पुटअप करते हैं, उस टाइम पे उनके पास उसका कोई सोल्यूशन, टेक्निकल सोल्यूशन ही नहीं होता, और उस टाइम पे ना तो उनके सामने वो सर्कमस्टांसिस क्रिएट हो सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। वो चला कह देते, सजेस्ट कर देते कि आप AC ट्राई कर लेना, AC का इवेंट आपका सही चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे इसको जस्टिफाई किया नहीं जा हाँ, सकता। मतलब कि जो भी टेक्निकल इशू है, अब ये तो फील्ड में ही पता चलता है इसको ना, वैसे पता नहीं चलेगा इसका। दूसरी चीज़, ये चीज़ सिर्फ इनकी गाड़ी के साथ हो रही है या फिर वो भी नहीं कह सकते हैं। हर गाड़ी के साथ हो रही है, वो तो खैर दूसरी किसी नेक्सन का रिव्यू करेंगे जब ही पता लग सकती है और क्लियर हो सकती है। अब मैं पर्टिकुलरली बात करूं गाड़ी के इंजन की। जो इंजन है वो कितनी वाइब्रेशन करता है, कितना नॉइस करता है, कभी आपने नोटिस किया हो तो? देखो इसका ये टर्बो इसमें ना टर्बो इंजन है, ये हाँ, 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है, तो टर्बो का थोड़ा साउंड रहता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कभी महसूस किया नहीं मैंने कैबिन के अंदर कि ज़्यादा वाइब्रेशन और साउंड है। वो एक अलग, अगर कॉम्पिटिटर से मैच की जाए, कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड से, तो नियर बाय सेम ही है इनका। ठीक है, मतलब बेसिकली वही है, जो भी इंजन नॉइस है वो है सिर्फ टर्बो जो लगा हुआ है गाड़ी में उसकी वजह से। वो नॉइस आपको एक बार मैं सुना देता हूँ कितना नॉइस बाहर फील होता है। चलिए अब मैं क्वेश्चन करूँ कि भाई आपको, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं, मतलब सजेशन पूछूं, आप किसी को सजेस्ट करोगे ये प्रोडक्ट किसी को ख़रीदना चाहिए या फिर किसी और जो नए प्रोडक्ट आए हैं मार्केट में उनकी तरफ जाना चाहिए, जैसे वेन्यू है या ब्रेजा जो नई आई है पेट्रोल में, उनकी तरफ जाना चाहिए? देखो इस सेगमेंट में इसको कंसीडर करने का विजन तो बनता है, ठीक है ना। सेफ्टी मेजर जो है से भी है, कॉस्टिंग से भी है, अंदर क्या जो इसका इंटीरियर है वो भी है, इसकी खुद की लुक भी है, इसका परफॉर्मेंस सारे बढ़िया है। लेकिन एक बार उसको है ना लेते हुए सर्विस वालों, मतलब अपनी सर्विस वाला पार्ट जो है वो कंसीडर कर लेना चाहिए कि वो आगे कैसे सर्विस का है, कि आपका रन कैसा है, कितने टाइम में आप सर्विस कराते हैं। चलिए ये तो ओनर के रिव्यू हो गए, उसके अलावा अब हम खुद भी गाड़ी को थोड़ा चला के देखते हैं और देखते हैं गाड़ी में क्या खूबियाँ हमें लगती हैं और क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप प्रोडक्ट में है। चलिए अब गाड़ी को हम चला के देखते हैं गाड़ी की चलने में कैसी परफॉर्मेंस है। लेट्स स्टार्ट विद द इंजन। देखिए मैं बात करूं सबसे पहले इंजन की, तो इंजन का जो नॉइस है वो कैबिन में बिल्कुल फील होता है, तो नॉइस आइसोलेशन पे काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है। उसके बाद बात करूं, अभी गाड़ी में मैं सिटी मोड पे चला रहा हूं। सिटी मोड पे गाड़ी का पिकअप ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम से आपको पावर भी नहीं मिल रही है, बैलेंस्ड पावर मिलती है। उसके बाद अगर अगली चीज़ देखी जाए, गाड़ी हम मोड चेंज करते हैं इको मोड पे। जैसे ही मैंने गाड़ी को शिफ्ट किया है तो हाँ कहीं ना कहीं एक पावर लैग आया है, थोड़ी सी गाड़ी दब गई है चलने में। उसके बाद देखते हैं अब अगला स्पोर्ट्स मोड गाड़ी का कैसा है। यस, जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट किया है और जितना मैंने पहले एक्सेलरेट कर रखा था उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ गाड़ी एकदम से पिकअप लेना शुरू कर दिया था। अगली चीज़ की तरफ आए, गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, एफर्टलेसली आप गाड़ी को मनूवर कर पाएंगे। इवन सिटी ट्रैफिक में भी काफ़ी अच्छे से डील कर पाएंगे इस गाड़ी के साथ। उसके बाद जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्टीयरिंग भी थोड़ा स्टिफर होता जाता है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस देता है गाड़ी को हायर स्पीड पे ले जाने का। अब आते हैं हम जो चीज़ है गाड़ी के क्लच एंड ट्रांसमिशन। क्लच लाइटर साइड पे ही है, आपको बिल्कुल भी थकाएगी नहीं, काफ़ी इजीली आप बिना थकावट के गाड़ी को सिटी में चला पाएंगे। ट्रांसमिशन काफ़ी एक्यूरेट है, गियर शिफ्ट इजीली हो जाते हैं और एक्यूरेटली होते हैं बिना कहीं अटके या फंसे हुए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है गाड़ी की ब्रेकिंग की मैं बात करूं, स्टैंडर्ड आपको ABS मिलता है और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक है। आपको थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है गाड़ी को रोकने के लिए, पैडल को एकदम से, मतलब कि लीनियरली ब्रेकिंग काम नहीं कर रही है, आपको थोड़ा सा हार्ड प्रेस ज़रूर करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग जो गाड़ी में है वो है, गाड़ी को एक बार इको मोड पे या सिटी मोड पे लगा लेते हैं। अब अगली जो चीज़ है वो है
गाड़ी की विजिबिलिटी, गाड़ी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है आपको। नूक एंड कॉर्नर जो हैं वो इजीली आप डील कर पाएंगे, आपको कोई ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी इशू किसी तरीके का गाड़ी में आएगा। अब बात करें गाड़ी की जो सीटिंग कंफर्ट है, सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। जो सीटिंग पोस्चर है फ्रंट सीट का भी काफ़ी अच्छा है। कुशन जो है आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं, और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। सिटिंग कंफर्ट में कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात करें गाड़ी में स्पेस आपको कैसा मिलता है। डेफिनेटली 5 अडल्ट गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। पिछली सीट भी काफ़ी अच्छी है, आपको स्पेस भी नी के लिए अच्छा मिल जाता है, और जो रिक्लाइन एंगल है पिछली सीट का वो भी काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट बिग थिंग जो गाड़ी में कंसीडर, कॉम्पैक्ट एसयूवी या फिर किसी एसयूवी में जो कंसीडर करनी चाहिए, वो है गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है। सस्पेंशन बेहतरीन, मतलब इतना अच्छा सस्पेंशन टाटा देती है अपनी गाड़ी में। आज के टाइम में इस चीज़ में कोई टाटा को मात नहीं दे सकता, इतना अच्छा सस्पेंशन टाटा अपनी गाड़ियों में दे रहा है। अब बात करें गाड़ी के एसी परफॉर्मेंस की। देखिए सर्दी का टाइम है, मैंने एसी तो चला के देखा नहीं है, बट मैंने जो ब्लोअर है वो हीटर है वो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। जो गाड़ी में हीटिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो रही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हीटिंग जो है फ्रंट सीट के लिए ही ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है। पिछली सीट तक काफ़ी अच्छे से हीट पहुँच रही है, मतलब कि जो कैबिन है वो प्रॉपरली हो रहा है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है। 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। उस चीज़ को कंसीडर करते हुए गाड़ी में बॉडी रोल काफ़ी कम है। गाड़ी को जब आप टर्न करते हैं तो काफ़ी इजीली उस चीज़ को डील करती है ये गाड़ी, आपको बिल्कुल भी बॉडी रोल ज़्यादा नहीं मिलता। वन मोर थिंग इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो बॉडी रोल है उसको डैम्प करने में मेरे हिसाब से सस्पेंशन का रोल भी है। सस्पेंशन बेहतरीन है तो जो बॉडी रोल है उसे भी गाड़ी काफ़ी अच्छे से डील कर लेती है। अब बात करें गाड़ी में जो इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकती है। इम्प्रूवमेंट जो बेसिकली मेरे को लगी जहाँ रिक्वायरमेंट है, मस्ट है, वो है एक तो इंजन की रिफाइनमेंट पे काम किया जा सकता है। इंजन पर्टिकुलरली पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा रिफाइन मेरे को नहीं लग रहा है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है गाड़ी का ए पिलर। ए पिलर काफ़ी थिक है। जो नॉर्मली गाड़ी स्ट्रेट चल रही है तो विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं बनाता, बट जब आप गाड़ी को यू टर्न ले रहे होते हैं या फिर टर्न कर रहे होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लॉक बन जाता है आपकी विजिबिलिटी में। आपको गाड़ी साइड में देखने में ज़रूर कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करता है। आई होप दोस्तों इस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। जल्दी मिलते हैं रोलिंग व्हील्स टेक की अगली वीडियो में।